अब क्या बात, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? जय गुरु। जय जय गुरु जय। परम प्रेम में ठाकुर फूलचंद जी, परमाराध्या जगत जननी किसी वर्मा, परम पूज्य पाठ किसी बौरदा, परम पूज्य पाठ किसी आचार्य के जिन्हें अमिंदा समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के इस 566वें सत्संग 76वें बाल सम्मेलन और 61वें स्वास्थ्य परिचर्चा कार्यक्रम में उपस्थित समस्त पवित्र सांझा कर्मी, दादा, किसान माँ, दादा, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आनंदित जय गुरु और स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अहम विषय पे चर्चा करने वाले थे, यूरो सर्जिकल एस्पेक्ट पे। आज के जो हमारे स्पीकर थे डॉक्टर अभय, उनकी कुछ अर्जेंसी की वजह से उपस्थिति आज नहीं हो पा रही है। उनसे मेरी कल बात हुई और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि नेक्स्ट किसी संडे में उनको हम लोग आमंत्रित करें। मैं ही उस जगह को करने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक यूरो सर्जिकल एस्पेक्ट की बात है, तो जो हमारे यूरिनरी सिस्टम है, यूरोजेनाइटल जो सिस्टम हमारे शरीर में है, उसकी कैसे देखभाल की जाए, किस तरीके से उसकी प्रॉपर केयर हो, जिससे कि हम डिजीज फ्री रह सकें, उस विषय पे मैं चंद बातें रखना चाहूँगा। तो जहाँ तक यूरोजेनाइटल केयर की बात है, इसकी केयर फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, जब बच्चा अपने माँ के गोद से बाहर आता है, उसी समय से यह शुरू हो जाता है। उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन की, उसकी जो ओपनिंग है, जो जिससे पेशाब बाहर आता है, वो प्रॉपर प्लेस पे है या नहीं। कभी कभी देखने को मिलता है कि जो यूजुअल जो लोकेशन होता है उसके ओपनिंग का, वह वहाँ ना हो करके वो पीछे की भाग में होता है या आगे की भाग में होता है, जिसको कि हम लोग क्रमशः हाइपोस्पेडियस या एस्पेडियस कहते हैं। ये एक कॉन्जेनाइटल समस्या होती है और यदि इसकी केयर सही समय से नहीं हो तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को भी ये जन्म दे सकती हैं। इसलिए जो घर की माँ है, उनका ये दायित्व होता है कि ये उसको देखें कि जो उसकी लोकेशन होती है जिससे पेशाब बाहर आता है, वो प्रॉपरली टर्मिनल पॉइंट ऑफ द पेनिस पे है या नहीं, या कहीं और जगह, दूसरे जगह पे। और यदि ऐसा है तो उसको जो कंसर्न जो डॉक्टर हैं, यूरोसर्जन, उनको दिखा करके जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसकी जो सर्जरी होती है वो करा लेनी चाहिए। दूसरी बात जो होती है, माँ के द्वारा होती है, जो केयर करने का विषय होता है, उसमें होता है कि वो जो पेशाब का जो रास्ता होता है, उसको बहुत दिन तक अनकेयर्ड रहता है और वो ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो चिपक जाता है और इस कंडीशन को हम लोग फाइमोसिस कहते हैं। हमने यहाँ तक भी देखा है कि बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं, ये समस्या उनमें भी होती है, क्योंकि वो केयर नहीं करते हैं अपने पेनिस की, जो है वो केयर नहीं करते हैं, और वो बाद में जाकर के वो चिपक जाता है और खोलने में बहुत दिक्कत होती है। तो शुरू से ही जो माँ है घर की, अपने बच्चों के उस पेनिस की केयर करें और उसको प्रॉपर वे में उसको ओपन करना, क्लोज करना, और साथ साथ जो स्मैग्मा यानी जो वहाँ गंदगी होती है वो जमा हो जाती है और उसको क्लीन करना, ये शुरू से उनका करें और बच्चे को जो है उसको बताएं
कि इसको किस तरीके से केयर रखना जरूरी है, उसकी ट्रेनिंग दें। क्योंकि यदि वो ट्रेनिंग नहीं होगी, उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, क्लीनिनेस मेंटेन नहीं होगी, तब उसमें इस तरह की सेकेंडरी फाइमोसिस हो जाएगी। और फाइमोसिस हो जाएगी, उसके अंदर गंदगी जो जमा होगी, उससे न केवल पेशाब की नली में इंफेक्शन होगा, जिसको हम लोग यूटीआई कहते हैं, बल्कि यदि बहुत दिनों तक उसमें चिपकाव रहा, नहीं खुला, तो उसमें जो गंदगी जमा होगी, उससे आगे चल करके एक कैंसर में भी परिणत हो सकता है, जिसको कि हम लोग कैंसर पेनिस कहते हैं। तो ये प्रॉपर हाइजीन जो मेंटेनेंस है पेनिस का, यूरोजेनिटल सिस्टम का, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको कि हमें फ्रॉम वेरी बिगनिंग सीखना है। माँ को अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, बतानी है, उसके हाइजीन के बाद में उनको ट्रेन करना है। जब भी हम यूरिन से आते हैं बाहर, यूरिन करके आते हैं बाहर, तो हमारे इसमें भी है, स्वस्तैनी में भी ये कहा गया है, एक ऐसा है विषय कि जब भी आप यूरिन से आते हैं उसकी प्रॉपर क्लीनिंग करें, वाटर से उसकी क्लीनिंग होनी चाहिए। तो ये जो हम लोग को प्रभु ने बताया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा साइंटिफिक फैक्ट है कि उसकी क्लिनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूरिन में जो कुछ वो यूजुअली जो होता है अल्काली मीडिया होता है उसमें, तो अल्काली मीडिया जहाँ पर होता है वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा होती है। और यदि हम उसकी क्लीननेस पे को इग्नोर यदि करते हैं, तो हमारे शरीर में जो पेशाब की नली है उसमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जिसको कि हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द पेनिस आफ्टर पासिंग यूरिन। आज की गर्मी के दिनों में जब हम लोग काफी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो इसकी वजह से भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का होने की चांसेस काफी ज्यादा होती है। इसलिए एडेक्वेट अमाउंट में पानी हम लोगों को पीना चाहिए, क्योंकि जब पानी पीते हैं यूरिन बनता है, यूरिन के फ्लो के थ्रू वो बैक्टीरिया बाहर की तरफ चला आता है। और जब हम पानी कम मात्रा में पीते हैं, यूरिन कम बनता है, तो वहाँ जो यूरिन होता है वो स्टैग्नेट हो जाता है। स्टैग्नेट जब हो जाता है तो उसी की वहाँ पे जो है वो पेशाब की नली में बैक्टीरिया का ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, जिसको कि हम लोग यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। और मरीज विभिन्न तरीकों से वो उसको प्रेजेंट करता है, जैसे कि पेशाब में जलन, पेशाब करने में दर्द, बार बार पेशाब का जाना, ये सारी चीजें वो पेशेंट कंप्लेन करता है। तो हमने जैसा बताया कि प्रॉपर केयर, बार बार मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ कि प्रॉपर केयर ऑफ द पेनिस, जेनिटल ऑर्गन्स, एडेक्वेट हाइड्रेशन, काफी जो पानी की मात्रा भी गर्मी में, जाड़े में यदि हम लोग देखते हैं तो करीब 700 ml इंसेंसिबल लॉस होता है। इंसेंसिबल लॉस कहते हैं उस लॉस को जिस वाटर लॉस को हम लोग देखते नहीं है, और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से या अन्य माध्यमों से, पर्सपिरेशन से वो लॉस होता है। तो ये गर्मी में जो है वो बढ़ करके 700 ml करीब 1.5 लीटर के करीब चला जाता है। तो हम लोगों को जो जाड़े में जो हम लोग पानी पीते हैं उससे एक्स्ट्रा हमको करीब 1 से 1.5 लीटर हमको पानी पीना पड़ता है अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए। तो ये बात हो गई हम लोग कैसे अपने आप को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाएं। अब एक बहुत सारी कॉमन सी समस्या होती है रीनल कैल्कुलाई या यूरेट्री कैल्कुलाई। रीनल कैल्कुलाई तो किडनी में जो पथरी होती है, और या यूरेट्री कैल्कुलाई जो पेशाब की नली में पथरी होती है उसको यूरेट्री कैल्कुलाई कहते हैं, या यूरिनरी ब्लैडर कैल्कुलाई मतलब कि जो पेशाब की थैली में जो कैल्कुलाई होती है, कैल्कुलाई मतलब जो पथरी होती है। तो ये जो कैल्कुलस प्रॉब्लम है जो किडनी, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में होता है, वो देखा जाता है कि गर्मियों के दिनों में ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम पानी कम मात्रा में पीते हैं, हम ज्यादातर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पसीना बहुत निकलता है, और प्रोपोर्शनेटली हम लोग को जितना पानी पीना चाहिए उतना हम नहीं पीते हैं। तो ये जो डिहाइड्रेशन हमारे शरीर में होता है उसके वजह से भी
यूटीआई तो होता ही है, जो कैलकुलस जो ग्रोथ होता है, जो स्टोन के ग्रोथ की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन होता है। जब या तो किडनी में या पेशाब की नली जिसको हम यूरेटर कहते हैं या यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें जब पथरी आ जाती है तो पेशेंट को बहुत भयंकर दर्द होता है। और यह दर्द की प्रकृति जो होती है वो निर्भर करती है कि पथरी कहाँ है। यदि किडनी में यदि पथरी है तो यूजुअली पेशेंट को जो पेन होता है वो जिस साइड पथरी होती है उसके साइड में होता है, जिसको हम लोग फ्लैंक कहते हैं, साइड वे, और पीछे की तरफ साइड में होता है। शुरुआती यदि किडनी में होता है तो डल एकिंग पेन होता है, लेकिन कभी कभी बहुत ही भयंकर होता है। और यह जो पेन जो होता है यहाँ इस एरिया से जो शुरू होता है, यानी जिसको कि हम लोग फ्लैंक बोलते हैं, और वो नीचे की तरफ हो जाता है, और जिसको कि हम लोग कहते हैं लोइन टू ग्रोइन, लोइन एरिया से ग्रोइन एरिया में वो। दादा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लगता है माइक से दूरी ज्यादा है क्या? नहीं, आवाज तो ठीक है, पता नहीं आप ऑडिबल नहीं है क्या? मैं दूसरे मोबाइल से भी जोड़ने का प्रयास में कर रहा हूं, एक सेकेंड। आप उधर अलाउ कर दीजिए, दूसरे मोबाइल से मैं जुड़ रहा हूँ। ये जो पेन होता है, एल्बो से जो पेन होता है वो बहुत भयंकर होता है। और यह पेन जो होता है एक तरह से कॉलिकी पेन होता है। कॉलिकी पेन को यदि हम डिफाइन करें तो पेन अपने आप सबसाइड हो जाता है, फिर पेन हो जाता है, यानी दर्द जो होता है वो रुक रुक करके होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। और जो होता है बहुत इंटेंस पेन होता है। ऑर्गेनाइजर से मेरा निवेदन है कि मैं दूसरे मोबाइल से जोड़ रहा हूँ, वो थोड़ा प्रयास करें तो अलाउ करेंगे, उससे मैं जुड़ करके फिर इससे मैं लीव आउट हो जाऊंगा। जी जी, आवाज अब मिल रही है? अभी बहुत अच्छी आवाज है। जी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जो कैलकुलस होता है, जो स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उसमें जो पेन होता है बहुत इंटेंस होता है। और इवन ये जो होता है लेबर पेन जिस तरीके से होता है, माताओं को जो प्रसव में जो पीड़ा होती है उस तरह की उसमें पेन होता है, इतना इंटेंस पेन होता है और रुक रुक करके होता है। इसके पहचान क्या यही तरीका है कि बहुत तेज होगा और अपने आप रुक जाएगा और फिर अपने आप हो जाएगा। तो एक इंटरवल पे आएगा जाएगा कि वेव की तरफ पेन होगा। यदि पेशाब की नली में पथरी है, यदि हम यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन की बात करें तो उसमें पेशाब होते होते रुक जाएगा, हो रहा है एकाएक रुक जाएगा, फिर पोस्चर चेंज करेंगे फिर पेशाब होगा, लेकिन दर्द काफी ज्यादा होगा। हो सकता है दर्द के साथ ब्लड भी आए। तो ये जो पेन का करेक्टर है जिससे हम लोग काफी हद तक उसको डायग्नोज कर लेते हैं, पेन कहाँ से है, कैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, रुक रुक करके पेशाब हो रहा है, काफी इंटेंस पेन होता है, कभी कभी उसके साथ में ब्लड भी आता है। तो ये जो क्या कहते हैं कॉम्बो पैक ऑफ सिम्टम्स होता है, जब पेशेंट हम लोग के पास प्रेजेंट करता है आकर के, तो हम लोग उसका एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और अल्ट्रासाउंड कराने पर 40 से 50 से 60% केसेज में हम लोग कर पाते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड पे संभव नहीं होती है, तब हम लोग को या तो सीटी स्कैन कराना पड़ता है या जो कि बहुत कॉमन है। इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसके लिए काफी ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, कम से कम
4 से 5 लीटर का पानी हम लोगों को पीना चाहिए। और यदि कैलकुलस डिजीज हो गए तो कुछ चीज है जिसको कि हम लोग को परहेज करना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से टमाटर है, पालक है, कद्दू है, खीरा है, बैंगन है, ये सारी चीजें हैं, उसको हम लोग को अवॉइड करना होता है। यानी जिससे भी ज्यादा ऑक्सैलेट बनता है उन सारे फूड्स को हमको प्रिवेंट करना होता है और इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस करके और एडेक्वेट ट्रीटमेंट उसको लेनी पड़ती है। यूरिनरी सिस्टम में जो कैलकुलाई होता है, स्टोन होता है, उसके साथ अच्छी बात ये होती है कि यह दवाओं से काफी हद तक ठीक हो जाता है, गल भी जाता है। ये तो इसके साथ एक अच्छी बात है। देखा गया है कि 1 सेंटीमीटर तक का जो स्टोन होता है, दैट मीन्स 10 mm तक का जो स्टोन होता है, उसको यदि हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, एडेक्वेट जो उसके प्रॉपर डाइट है, रेस्ट्रिक्शन है या जो कुछ दवाएं हैं वो हम लोग देते हैं, तो 1 सेंटीमीटर तक की पथरी भी गल जाती है। लेकिन इसके साथ जो बैड न्यूज ये है कि जो पेशाब की जो नली सिस्टम की जो पथरी होती है वो फिर दोबारा बन जाती है, क्योंकि जो कारण होता है बनने का उसका हम लोग इलाज नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम पीछे छूट जाते हैं, जिसके वजह से जो रिकरेंस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन है वो हो जाता है। इवन आफ्टर सर्जरी भी पेशाब में जो वो पथरी ये बन जाती है, किडनी में या यूरेटर में पथरी बन जाती है। तो हम लोगों को इसके लिए सचेत रहना पड़ेगा, इसके सिम्टम्स जो हैं उसको जानने पड़ेंगे और उसके हिसाब से हमको अपनी एहतियात बरतना पड़ेगा। और थोड़ी सी भी समस्या है तो अर्लीस्ट पॉसिबल हमको जो चिकित्सक हैं उनके पास हमको जा करके और हमको उनका इलाज कराना चाहिए। जहां तक एक और बहुत कॉमन सिम्टम होता है पेशाब में ब्लड आना, जिसको कि हम लोग हिमेचूरिया कहते हैं। तो हिमेचूरिया 2 तरह का होता है, एक होता है पेनलेस हिमेचूरिया और एक होता है पेनफुल हिमेचूरिया। तो पेनफुल जो हिमेचूरिया होता है वो यूजुअली रीनल या यूरेट्रिक या ब्लैडर स्टोन डिजीज की वजह से होता है। लेकिन पेनलेस हिमेचूरिया हो जिसमें कि आपको कोई दर्द नहीं होता है और पेशाब जब आप करने जाते हैं तो उसमें आपको ब्लड की मात्रा दिखती है, तो एक इंडिकेशन होता है कि आप आपके अंदर या तो कैंसर हो रहा है, किडनी का कैंसर या ब्लैडर का कैंसर, कहीं एक न्यूप्लास्टिक डिजीज आपके अंदर पनप रहा है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर वे में जो चिकित्सक हैं उनसे जा करके हम लोगों को ये सलाह लेनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर से अब तो बहुत हायर टेक्निक आ गई हैं। पहले बहुत बड़ा चीरा लगता था, ओपन मेथड से किया जाता था स्टोन का ऑपरेशन। अब 1 सेंटीमीटर के नीचे तो हम लोग कंजर्वेटिव वे से ही ट्रीट करके, दवाओं से या डाइटरी रेस्ट्रिक्शन से ही प्रॉपर हाइड्रेशन करके हम लोग उसको मैनेज करते हैं। लेकिन 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच की जो ट्रीटमेंट स्टोन्स होती हैं, यदि किडनी में स्टोन होती है तो हम लोग एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। तो उसमें क्या होता है कि कोई चीरा की जरूरत नहीं होती है, पेशेंट एक मशीन के बीच में उसको रखा जाता है और ऊपर से वो रे डाला जाता है और रे जो होता है वो उसको ब्रेकअप कर देता है और वो पेशाब के रास्ते से निकल जाता है। नो नीड कोई चीज जिस तरीके से जाता है उस तरीके से लिया जाता है और उसके स्टोन को ब्रेक करके और पेशाब के रास्ते से निकाल करके नेक्स्ट डे उसको हम लोग नेक्स्ट या आफ्टर 48 डेज हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। जो स्टोन 2 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं उसमें भी आजकल हम लोग चीरा नहीं लगाने का प्रयास करते हैं और पीसीएनएल टेक्निक जिसको कि कहते हैं हम लोग परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी कहते हैं, एक जैसा एक निडल डालते हैं और उसी के थ्रू स्कोप डाल करके और स्टोन को ब्रेक करके फिर निकाल देते हैं। उसमें भी कोई बड़ा चीरा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ओपन सर्जरी अभी भी मायने रखता है और बहुत सारे कंडीशंस में हम लोगों को ओपन सर्जरी के थ्रू स्टोन को निकालना पड़ता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, इसके साथ एक बुरी खबर यह है कि रिकरेंस ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन,
बार बार स्टोन ऑपरेशन करने के बाद भी स्टोन का बनना होता है। तो ये इसके साथ बुरी खबर है। इसके बचाव के लिए यही है कि हम लोग प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें। जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस जो डॉक्टर्स बताते हैं, जैसा कि हमने बताया कि पालक, टमाटर, कद्दू, खीरा, बैंगन, ये सारी जो चीजें हैं, और नट्स प्रोडक्ट जो भी नट्स हैं, उन सारी चीजों को हम लोग को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। यदि ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि हम रिकरेंस से काफी हद तक बच जाएं। कभी कभी दोनों तरफ पेशाब के नलियों में पथरी होता है। उस कंडीशन में एक हम लोग जांच करवाते हैं सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन। तो जो सीरम पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, उसका जब लेवल बढ़ जाता है इन्हीं कारणों से, तो जो पथरी की समस्या होती है वो बार बार होती है और दोनों तरफ होती है। उस कंडीशन में हम लोगों को जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं या उसके जो चिकित्सक हैं, उनसे मिल करके उसका इलाज कराने से उसमें जो रिकरेंस ऑफ जो स्टोन फॉर्मेशन होता है उससे हम लोग काफी हद तक हम लोग बच सकते हैं। एक और जो कॉमन समस्या है, कॉमनेस्ट समस्या जिसको हम लोग बोलते हैं, वो प्रोस्टेट की समस्या। तो जो प्रोस्टेट की समस्या है वो यूजुअली 45 के बाद ये शुरू हो जाता है। 45-50 में ये आना शुरू हो जाता है। नॉर्मल जो वेट होता है प्रोस्टेट का वो 14 से 16 ग्राम होता है, लेकिन क्योंकि ओल्ड एज में यानी 45 प्लस में सम हार्मोनल डिफिशियंसी या हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेटर निकलता है उसके चारों तरफ होता है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और क्योंकि उसमें जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, जो पेशाब का जो नली है उस पर दबाव डालता है, और जब दबाव डालता है तो पेशाब करने में कठिनाई होती है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं और एक इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स में क्या होते हैं कि पेशेंट बस बोलते हैं कि उनके पेशाब की जो धार है वो पतली हो गई। पेशाब करने के बाद जो है, करने के समय उनको दर्द होता है, जिसको कि हम लोग डिस्यूरिया कहते हैं। या मरीज बताता है कि पेशाब पहले दूर तक जाता था, अब वो नजदीक ही गिर के रह जाता है। तो ये सब जो समस्याएं हैं, जो सिम्टम्स हैं, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स होते हैं। और दूसरे जो सिम्टम होते हैं, टाइप कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स होते हैं, वो इरिटेटिव कैटेगरी ऑफ सिम्टम्स होते हैं, जिसमें पेशेंट बार बार पेशाब जाता है। और जो प्रोस्टेट की समस्या जिसमें होती है उसमें ज्यादातर रात में पेशाब ज्यादा होता है, जिसको हम लोग नॉक्चूरिया बोलते हैं। ये रात में जो पेशाब ज्यादा होता है, 3 बार, यूजुअली हम लोग 1 से 2 बार में यदि होता है तो इसको नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जो प्रोस्टेट जब हो जाती बढ़ जाती है तो ये जो है 3 से 4-5 बार तक पेशाब रात में जाना पड़ता है। तो नंबर 1 एज, यदि 45 ईयर एज आपकी क्रॉस कर गई हो और इस तरह की कोई समस्या आ रही हो, जैसे कि पेशाब के धार का पतला होना, पेशाब के फोर्स का नीचे की तरफ जाकर के गिरना, पेशाब में दर्द होना, या अर्जेंसी, जैसे पेशाब किसी को लगा और पेशाब को रोक नहीं पा रहा है, तुरंत पेशाब हो जा रहा है, इवन उसके चड्डी में ही पेशाब हो जाएगा, या पेशाब करने के बाद बूंद 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 करके पेशाब का गिरना, जिसको कि हम लोग पोस्ट वॉइड ड्रिबलिंग कहते हैं। तीसरी सिम्टम्स वो एक तरह की होती है हेजिटेंसी। जब आप पेशाब करने जाते हैं, पेशाब शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत होती है, नहीं हो पाती है, आप प्रयास करते हैं, होता नहीं है, तो इसको हम लोग हेजिटेंसी कहते हैं। यू हेजिटेट टू पास द यूरिन इज हेजिटेंसी। तो अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, हेजिटेंसी, ये सारे जो सिम्टम्स हैं जो हमने अभी चर्चा की, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और इरिटेटिव सिम्टम्स जो भी हैं, यदि ऐसा है और प्लस आपका एज 45 प्लस में है, तो आपको एक समझ लेना चाहिए कि हो सकता है कि हमारे अंदर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो पेशाब के चारों तरफ यूरिनरी ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के चारों तरफ वो ग्लैंड है वो बढ़ रहा है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट कहते हैं। जो आम बोलचाल के भाषा में उसको प्रोस्टेट बोलते हैं, प्रोस्टेट की बीमारी हो गई। तो हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, इजीएस्ट वे ऑफ डायग्नोसिस है कि हम लोग अल्ट्रासाउंड करा दें,
अल्ट्रासाउंड में एक सबसे सुंदर मेथड है इस प्रोस्टेट ग्लैंड को वेट करने का। हाँ, एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तभी सिम्टम आए। एक प्रोस्टेट में 5 लोब होता है, उसमें एक लोब होता है मीडियन लोब। यदि मीडियन लोब यदि थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो सिम्टम्स डिस्प्रोपोर्शनेटली काफी ज्यादा होते हैं। जब हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो वहाँ जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होते हैं उस प्रोस्टेट ग्लैंड को वेट करते हैं, कितने वेट का प्रोस्टेट है और उसे प्रोस्टेट की किस लोब में इनलार्जमेंट है या सारे लोब में इनलार्जमेंट है, ये सारी चीजों पे वो कमेंट करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि पेशाब करवाने के बाद वो ये देखते हैं कि थैली में पेशाब करने के बाद कितनी पेशाब बची रह गई, जिसको कि हम लोग पोस्ट वाइल रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं और उसके अलावा वो देखते हैं कि कोई बैक प्रेशर साइन तो नहीं है, मतलब कि जो पेशाब की नली है उसमें कोई सूजन तो नहीं आ गया, किडनी में कोई सूजन तो नहीं आ गया। तो ये सारी चीजें प्रोस्टेट से रिलेटेड जो हमको इंफॉर्मेशन सोनोलॉजिस्ट के थ्रू मिल जाती है। जब उनका कमेंट आता है कि हाँ इनकी प्रोस्टेट बढ़ गई, तो अब हम लोग इस चीज को देखना, हम लोग प्रयास करते हैं कि ये प्रोस्टेट जो बढ़ा क्या कैंसर है या बेनाइन है पैथोलॉजी। तो उसके लिए एक जांच होती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सीरम पीएसए, सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। बहुत अच्छी खबर ये है कि यही एक जांच है सीरम पीएसए जो कि 100% स्पेसिफिक और 100% सेंसिटिव है इस चीज को बताने में कि क्या आपको प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं है। और कोई भी कैंसर की जांच है वो 100% सेंसिटिव और 100% स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये जांच 100% सेंसिटिव और स्पेसिफिक है जो ये बताता है कि आपके अंदर प्रोस्टेट का कैंसर है या नहीं। तो जब प्रोस्टेट की समस्या को लेकर मरीज आते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें प्रोस्टेट बढ़ा हुआ आता है, तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो हम सीरम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कराते हैं। ब्लड की वो जांच होती है, यूजुअली 4 to 9 नैनोलीटर पर डेसीलीटर उसका जो है लेवल होता है। लेकिन इससे यदि बढ़ गया लेवल तो वो एक कैंसर का इंडिकेशन होता है और हम लोग उसी हिसाब से मरीज के साथ व्यवहार करते हैं और उसी हिसाब से मैनेज करते हैं। कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से, प्रोस्टेटाइटिस या यूटीआई वगैरह की वजह से भी थोड़ा सा बढ़ जाता है पीएसए, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। 9 है तो 12, 14, 15, 20, 25 इतना तक होता है। तो हम लोग एक एंटीबायोटिक का कोर्स देखते हैं 14 दिन का, फिर देखते हैं कि उनका क्या है। यदि लेवल फिर से लोअर हो जाता है, विद इन नॉर्मल रेंज आ जाता है, तो मतलब है कि वो इन्फेक्टिव पैथोलॉजी की वजह से है और हम लोग उन लोग उनको ये बता देते हैं कि हाँ आपको कैंसर नहीं है। लेकिन यदि परसिस्टेंट यदि पीएसए का लेवल रेज रहा तो हम लोग ये उसको एज ए कैंसर प्रोस्टेट उसको हम लोग ट्रीट करते हैं और उसी हिसाब से उसका हम लोग मैनेजमेंट भी करते हैं। तो जो ये जो प्रोस्टेट वाली जो समस्या आ गई, हमने अभी चर्चा की कि जब सोनोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं उसका वेट लेते हैं। आजकल बहुत सुंदर दवाई आ गई, बहुत अच्छी अच्छी दवाई आ गई। पहले क्या होता था कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन होता था और काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुआ करती थी, काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुआ करती थी। बहुत अच्छे अच्छे मेडिसिन आने की वजह से अब वो समस्याएं काफी हद तक दूर हो गई हैं। और यदि हमारा प्रोस्टेट में 60 ग्राम तक का यदि प्रोस्टेट है तो हम लोग दवाओं से ही उसको ठीक कर लेने में सफलता प्राप्त करते हैं। बहुत सारी दवाई आ गई है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इसलिए क्योंकि वो डॉक्टर का अपना एक एस्पेक्ट होता है, किस पेशेंट में कौन सी दवा चलेगी, कब चलेगी। लेकिन एक नटसेल में बता दूं कि यदि 60 ग्राम तक का प्रोस्टेट है तो आप उसको सोच सकते हैं कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के रूप ठीक करने का। लेकिन यदि 60 ग्राम से ज्यादा है तो उसके लिए ऑपरेटिव ही एक रास्ता बचता है। और ऑपरेटिव जो तरीका है वो पहले होता था कि बड़ा सा यहाँ हम लोग यूरिनरी ब्लैडर खोल करके और जाके प्रोस्टेट को वहां से एक तरह से कहीं नोच करके निकालते थे।
न्यूक्लिएट करके निकालते थे, फिंगर से ब्रेकअप करके निकालते थे, काफी ब्लीड होती थी। लेकिन अब वो जमाना एक इतिहास बन चुका है। अब हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें कि हम लोग टीआरपी हमारे पास में होता है, ट्रांस यूरेथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। उसमें कोई चीरा की जरूरत नहीं होती है, पेशाब के रास्ते से जाते हैं, थ्रू पेनिस जाते हैं, और हम लोग उसको कॉटराइज करके धीरे धीरे उसको काट करके जो एक्स्ट्रा प्रोस्टेट होता है उसको हम लोग निकाल करके बाहर कर देते हैं, और मरीज आफ्टर 48 आवर जो है वो अपने घर को जाकर के सुखपूर्वक अपना वो जिंदगी व्यतीत वो कर सकता है। जहां तक प्रोस्टेट यदि मैलिग्नेंट है, दैट मीन्स कैंसर है, तो उसके लिए तो आपको ऑन्को सर्जन के पास जाना पड़ेगा, और फिर बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन होंगी, और फिर उस हिसाब से जो ऑन्को ये ऑन्को सर्जन जो होंगे, ऑन्को यूरो सर्जन, उसको वो आपके ट्रीट करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी जो यूरोलॉजी की सिम्टम्स हैं, जिसमें कि रुकावट, पेशाब के फ्लो में रुकावट की समस्या होती है, चाहे वो कॉन्जेनाइटल भी होता है, बाद में जा करके भी होता है, जिसको कि जैसे कॉन्जेनाइटल में होता है कि प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन, पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन का ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें जो पेशाब की फ्लो में यदि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो बच्चों में होता है, तो उनके किडनी डैमेज होने की संभावना बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस कंडीशन में तुरंत उसको ऑपरेट करवाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बहुत तरह की बहुत डिफरेंट वेज ऑफ उसमें ट्रीटमेंट है, किस तरीके से हम लोग स्टेंट डाल के कर सकते हैं, हम लोग पायलोरोप्लास्टी करते हैं, वो जिस तरह जो पेशेंट होता है उसके कंडीशन के हिसाब से उसको हम लोग ट्रीटमेंट हम लोग निर्धारित करते हैं। एक और समस्या होती है हम लोगों में, तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या होती है। अमूमन हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, लोग हमारे पेशाब की नली में कैथेटर डाल देते हैं, बहुत दिनों तो कैथेटर रहता है पड़ा हुआ। इसके वजह से क्या होता है कि वहां पे पेशाब की नली में फाइब्रोसिस हो जाती है, और फाइब्रोसिस होने की वजह से उसमें सिकुड़न हो जाता है, और सिकुड़न हो जाने की वजह से पेशाब के फ्लो में दिक्कत होने लगती है, जिसको कि हम लोग बोलचाल में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। यदि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है तो हम लोग उसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए यूरेथ्रल डायलेटेशन करते हैं, उस जो नली होती है उसको डायलेट करते हैं, ग्रेजुअल डायलेट करते हैं। 6 फ्रेंच कैथेटर से लेकर के हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते 20-22 फ्रेंच कैथेटर तक को हम लोग यूज करके उसको डायलेट करते हैं। इवन पेशेंट भी अपने आप जान जाता है कि कैसे इसको करना है, और यदि वो पेशेंट एजुकेटेड हैं तो घर पे भी वो अपने आप से वो कर लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि इसको कर पाते हैं। बहुत सारी बात, ये चूंकि यूरो सर्जरी तो बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमने प्रयास किया कि जो कॉमन चीजें हैं उन चीजों को एक समराइज वे में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। उसको किस तरीके से हमको यूरोजेनिटल केयर करना है, किस तरीके से जो प्रोस्टेट की सिम्टम्स हैं उसको हमको देखनी है, किस तरीके से जो पेशाब की नली में जो रुकावट वाली जो समस्याएं हैं उसको टेक केयर करना है। क्योंकि यदि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होता है, पेशाब की नली में जब रुकावट होती है तो क्या होता है कि उस पर प्रेशर बढ़ते चले जाते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो किडनी को डैमेज कर देता है। तो ये करेक्टेबल पैथोलॉजी होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी जो होती है वो करेक्टेबल होती है। जो सही समय से उसको आप उसको ठीक कर देते हैं, चिकित्सक के पास चले जाते हैं और उसका इलाज कर देते हैं, तो आप किडनी डैमेज से आप बच जाते हैं। लेकिन यदि थोड़ी सी लापरवाही यदि आपकी होती है और आप इसको इग्नोर करते हैं, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको अपने दोनों किडनी को दे करके चुकाना पड़ता है, और फिर बाद में चल के डायलिसिस और फिर रीनल ट्रांसप्लांट जैसी बातों की समस्या आ जाती है, स्थिति परिस्थिति आ पड़ती है। तो मैं ये आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि यदि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, पेशाब में रुकावट वाली जो भी सिम्टम्स हमने बताए, जैसे थीन स्ट्रीम, पेशाब करने में दर्द, पेशाब में खून आना, बार बार पेशाब आना, ये सारी कुछ चीजें आए तो आप इस सिम्टम को इग्नोर कर नहीं करें। मेरा मकसद जो शहरी क्षेत्र में है, जो जागरूक लोग हैं, वो तो खैर चिकित्सक के पास चले जाते हैं, लेकिन जो सुदूर क्षेत्र में जो लोग हैं
वो काफी हद तक इसको इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने का फायदा, ये नुकसान ये होता है कि जब हमारे पास में आते हैं तब तक उनकी किडनी डैमेज हो जाती है, और फिर डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांट की समस्या आ जाती है, और रीनल ट्रांसप्लांट कराने में वो बेचारा गरीब आदमी सक्षम नहीं हो पाता है। रीनल डोनेशन, किडनी डोनेशन भी अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, और बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत दिक्कत वाली समस्या है, बात है। तो उस स्थिति तक हम ना पहुंचे। मेरा मकसद ये है कि लोगों में जन जागृति हो इस तरीके से कि वो चीजों को इग्नोर ना करें, और प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डॉक्टर के पास वो आप पहुंच जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है तो डिसाइड हो जाए, और आप अपने जो आपके ईश्वर ने दोनों किडनियां दी हैं वो सुरक्षित रख सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैंने प्रयास किया। डॉक्टर अभय आएंगे नेक्स्ट, या जब भी उनको हम बात करके उनसे समय लेंगे, वो भी अपनी चर्चा रखेंगे। यदि किन्हीं को कोई प्रश्न हमारे इस टॉक से यदि निकल के आ रहा हो तो आप प्रश्न रख सकते हैं, मैं उसका उत्तर करूंगा, देने का प्रयास करूंगा। जय गुरु।